गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट थर्ड बनाने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट हमने जहाँ तक बनाया था, लास्ट पार्ट में हमने जो डिस्कस किया था स्ट्रगल टू सरवाइव, उसके आगे का ये पार्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग इस पार्ट को गौर से देखेंगे और कोई भी समस्या होगी तो हम लोगों से आप मैसेज कर पूछ सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोइंग मिडिल क्लास इन वेजेस एंड इन टू प्रिविलेज। ठीक है, तो इसका पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो आइडिया था वो अपना आइडिया और जो शक्ति इसको करने में लगा था वो मुख्यतः बेस्ड था फिलोसफर और थिंकर के सोच पर। ठीक है, ये इंटेलेक्चुअल जो पढ़े लिखे लोग थे, जो फिलोसफर थे, जो बुक लिखते थे, ठीक है, वो अपने सोच के अनुसार इस रिवॉल्यूशन को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, देखिए, साइक्रेटिस्ट फिलोसफर और भी कुछ लोग इसमें लिबरल लोग थे, वो अपने आइडियोलॉजी के अनुसार इसको आगे बढ़ा रहे थे। ठीक है, इसमें से कुछ आपका अगर हम बात करते हैं थिंकर के बारे में तो फ्रेनिक्स मैरी एरोंटे द वोलेटायर, जीन जैक्वेस रोस्क्यू, चार्लिस लुइस मोंटेस्क्यू, जॉन लॉक और डेनिस डेट्रॉइट कुछ थे। ठीक है, इन लोगों के सीख के द्वारा इन लोगों के जो लिखे थे वो लोग उसको समझ रहे थे, लोग उसको एक्शन में ला रहे थे, और ये इनके द्वारा जो बातें बताई गई थी इनके किताबों में वो रेवोल्यूशनरीज लोग अपने माइंड में बैठा रहे थे और बदलाव की कोशिश को आगे बढ़ा रहे थे। उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तक समझ में आया होगा। अब देखिए, ये तो हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है आपका कंट्रीब्यूटर ऑफ द थिंकर। ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंट्रीब्यूशंस ऑफ द थिंकर। तो कौन कौन से थिंकर थे? तो देखिए, उस समय आपका थिंकर थे चार्ल्स मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ए नोबल मैन बाय बर्थ, he became a liar and judge. He preferred constitutional monarchy in France. He popularized the theory of separation of powers within the government, between the legislative, the executive, and the judiciary. In his book, The Spirit of the Law, ये पॉइंट एकदम आपको याद रखना। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि द स्पिरिट ऑफ अल्लाह कौन लिखे हैं, तो ये चार्ल्स मोंटेस्क्यू। तो देखिए, अब हम जानेंगे चार्ल्स मोंटेस्क्यू के बारे में। ये देखिए, नोबल मैन थे, मतलब कह सकते हैं कि ज्ञान जन्म से ये ज्ञानी व्यक्ति थे। ठीक है, ये आपका बाद में फिर बड़े हुए तो ये लायर और जज बने। ठीक है, ये फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के पक्ष में थे। ये पावर के सेपरेशन के बारे में आइडिया को इन्होंने सपोर्ट किया था। ठीक है, और इन्होंने गवर्नमेंट के पावर को 3 भागों में बांटने का सपोर्ट किया था, जो कि लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी के रूप में था। जो कि आज भी गवर्नमेंट के पावर को हम लोग देखें तो गवर्नमेंट का पावर इसी प्रकार 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा है? तो लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी। अब नेक्स्ट है आपका फ्रेनिस अर्नोल्ड वोल्टेयर। ठीक है, ही वॉज अनदर आउटस्टैंडिंग फिलोसफर ऑफ द रिवोल्यूशन। He wanted the people to think about their material life on earth and forget about heaven. He condemned the church which supported the privileged class and ignored the people. तो देखिए, फ्रेनिस अर्नल्ड वोल्टायर का जो थिंकिंग था वो बहुत ही अच्छा था। ठीक है, ये कह सकते हैं कि ये इस दौरान जो फ्रांस में क्रांति हुई थी उस दौरान एक बहुत अच्छे रिवोल्यूशनरी के रूप में उभरे थे। ठीक है, ये चाहते थे कि लोग पृथ्वी का जो भौतिक जीवन है उसको सपोर्ट करें, उसको जिए, जो चीज़ उपलब्ध है धरती पर उसमें अपना जीवन को जिए, ना कि वो स्वर्ग के बारे में सोचें, मृत्यु के बाद के जीवन को सुखमयी बनाने के बारे में सोचें। इन्होंने चर्च को प्रिविलेज क्लास के रूप में मानने से भी इनकार किया था, क्योंकि इनका मानना था कि अगर चर्च एक प्रिविलेज क्लास के रूप में वर्क करता है तो वो कहीं ना कहीं गरीबों का इग्नोरेंस किया जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आपका है रोस्क्यू, जीन जैक्यूस रोस्क्यू। ठीक है, ही इज रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन द फेमस बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
रोस्क्यू का बुक बहुत ही फेमस हुआ था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसको आपको याद रखना है। कौन लिखा था? तो जीन जैक्यूस रोस्क्यू। ठीक है। ही प्रूव दैट द गवर्नमेंट वाज द रिजल्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपुल ऑन वन हैंड एंड रूलर on the other. So if the ruler did not fulfill the contract, the people had right to withdraw their loyalty to him and bring down the tyranny of the ruler by revolting against him. ठीक है। तो रोस्क्यू का विचार था, रोस्क्यू को हम लोग आर्किटेक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन के रूप में भी जानते हैं। उसने अपने बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया था कि जो गवर्नमेंट है वो आपका एक प्रकार का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। किसके बीच में? तो लोगों के बीच में और उसके शासक के बीच में। ठीक है। अगर शासक यानी रूलर इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करता है, ठीक है, तो जो लोग हैं, पीपुल हैं, उनको राइट है कि वो इस रूलर से अपना लॉयल्टी ख़त्म कर दे और इसके अत्याचार से मुक्ति पाए और उसके विरुद्ध आंदोलन शुरू करे, रिवोल्ट शुरू करे। ये मानना था किसका? रोस्क्यू का। अब नेक्स्ट आपका रिवोल्यूशनरी था उस दौरान जॉन लॉक। ठीक है। जॉन लॉक एक ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर था। ठीक है। इसने किताब लिखी थी टू ट्रेस्टीज ऑफ गवर्नमेंट, इन जिसमें इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन ऑफ एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्च के बारे में एक्सप्लेन किया था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कंट्रीब्यूशन ऑफ द थिंकर का क्या योगदान था फ्रेंच रिवोल्यूशन में। चूँकि ये पेज आपका ख़राब स्कैन हो चुका है, इसलिए इस पेज का नेक्स्ट पार्ट मैंने अलग से स्कैन किया था। ठीक है। तो ये पेज आपका ये है द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन। ठीक है। रिवोल्यूशन का जो आउटब्रेक हुआ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए 5 मई 1789 ईस्वी को लुईस 16वां, ठीक है, बुलाया, अपने स्टेट जनरल को बुलाकर एक असेंबली पास किया। ठीक है। और इसमें प्रपोजल रखा नए टैक्स का। ठीक है। अब किस तरह से फ्रांस का रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, कैसे ये रिवोल्यूशन फूटा था, उसके बारे में ये पॉइंट है, इससे हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो देखिए स्टेट जनरल क्या था? तो स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी था। इसमें 3 स्टेट था जिसमें सब अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव को इसको भेजता था। ठीक है। और तीनों स्टेट का एक वोट था। ठीक है। द फर्स्ट स्टेट का, सेकेंड स्टेट का और थर्ड स्टेट का। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव को भेजते थे, यानी एक स्टेट का 300 रिप्रेजेंटेटिव और सेकेंड स्टेट का 300 रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। और ये इसमें बैठते थे, जो असेंबली होता था उसमें एक दूसरे के सामने फेस करते हुए एक दूसरे को 2 साइड में बैठते थे। जबकि थर्ड स्टेट में कितना रिप्रेजेंटेटिव था? 600। ठीक है। लेकिन ये थर्ड स्टेट के लोग होते थे, उनको फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोगों के पीछे खड़ा होना पड़ता था, ना कि उनको बैठने का जगह मिलता था। ठीक है। इसमें थर्ड स्टेट में कौन कौन थे? तो पीजेंट, आर्टिसन, ठीक है, ये सभी लोग होते थे, या बिजनेसमैन, है ना। लेकिन साथ ही साथ थर्ड स्टेट के बहुत सारे ऐसे लोग थे जैसे कि पीजन, आर्टिसन और वुमेन। ये सभी लोगों को आपका असेंबली में इंटर करने का ऑर्डर नहीं था। ठीक है। इस दौरान नया टैक्स का प्रपोजल लाया गया लुईस 16वां का। ठीक है। तो जो स्टेट जनरल था लुईस 16वां के इस प्रपोजल को क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। चूँकि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को तो टैक्स देना नहीं पड़ता था, क्योंकि उनको प्रिविलेज मिला हुआ था राजा के तरफ से। टैक्स देना पड़ता था आपको किसको? थर्ड स्टेट के लोगों को। ठीक है। तो थर्ड स्टेट के लोगों ने इसका विरोध किया। ठीक है। लेकिन फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोगों ने इस टैक्स को अप्रूवल दे दिया। ठीक है। ये जो नया टैक्स प्रपोज किया गया था किसके द्वारा? लुईस 16वां के द्वारा। ठीक है। तो अब हम इतना तक तो हो गया, लेकिन अब हम जानेंगे इस दौरान अब आगे क्या एक्शन लिया गया उसके बारे में। तो इस दौरान आपका टेनिस कोर्ट ओथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि जो स्टेट जनरल का मीटिंग हो रहा था
उसमें वोटिंग का निर्धारण किया गया था, ठीक है। और जितना भी स्टेट था सबको एक वोट देने का अधिकार था, ठीक है। अब एक वोट देने का अधिकार मतलब कि फर्स्ट स्टेट का एक वोट और सेकेंड स्टेट का एक वोट, और साथ ही साथ थर्ड स्टेट का भी एक ही वोट माना गया था। तो जाहिर सी बात है, अगर हम इसको सिंपल टर्म में जाने तो चूंकि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोगों को क्या कहते हैं, टैक्स नहीं देना होता था। और अगर हम इस आधार पर देखते हैं तो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट का 2 वोट हो जाता था और थर्ड स्टेट का 1 वोट। तो इस आधार पर क्या हो रहा था कि जो प्रपोजल लाया गया था लुईस 16वां का, उस प्रपोजल को एक्सेप्टेंस होना ही था, क्योंकि बहुमत के आधार पर भी कौन आगे था, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट। जबकि थर्ड स्टेट के में प्रतिनिधि भी ज़्यादा थे लेकिन उनका वोट ही एक ही था। तो देखिए थर्ड स्टेट के लोगों ने डिमांड रखा कि अब जो वोटिंग होगा वो मेंबर वाइज होगा, ठीक है, जहाँ पे प्रत्येक मेंबर अपना वोट देंगे, ना कि स्टेट वाइज वोट होगा। तो लुईस 16वां ने थर्ड स्टेट का जो ये प्रपोजल था उसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जब लुईस 16वां ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया तो थर्ड स्टेट के लोग क्या किए कि असेंबली से वॉकआउट कर दिए आंदोलन करते हुए, ठीक है। और इस दौरान थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ने 20 जून 1789 ईस्वी को इंडोर टेनिस कोर्ट में, वर्सलीज के इंडोर टेनिस कोर्ट के हॉल में इकट्ठे हुए, ठीक है। और इन्होंने थर्ड स्टेट के लोगों ने इन्होंने खुद को नेशनल असेंबली के रूप में क्या कहा, डिक्लेयर का किया, ठीक है। और इन्होंने कसम खाया कि वो तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक वो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या करें, संविधान का निर्माण ना कर लें फ्रांस के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ राजकीय यानी राजशाही यानी मोनार्की की शक्ति को सीमित ना कर दें, ठीक है। जबकि जो आपका नेशनल असेंबली था वो उन लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं था, ठीक है। 14 जुलाई को जो लोग थे, जो फ्रांस के लोग थे, वो राजा के अत्याचारों से दुखी थे, ठीक है। और इन्होंने जो एजिटेटेड क्राउड था वो बेस्टाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल गया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे स्टॉर्मिंग ऑफ द बस्टाइल, क्या हुआ था बस्टाइल में वो हम जानेंगे। देखिए 14 जुलाई 1789 ईस्वी को पेरिस पेरिस शहर एक तरह से कह सकते हैं कि अलार्म की घंटी पर बैठा हुआ था, ठीक है। लोगों को कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है, क्योंकि उस समय मौसम भी कह सकते हैं कि लोगों में सरकार के विरोध की भावना भरी हुई थी, लोगों की स्थिति खराब हो रही थी। साथ ही साथ जो विंटर पड़ा था जिसके कारण फसल खराब हो चुका था, जिससे फसल खराब होने से जो ब्रेड का प्राइस था वो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, ठीक है। और जो बेकर्स थे वो इस स्थिति का फ़ायदा उठा रहे थे और उन्होंने सप्लाईज को जमा करना शुरू कर दिया था, जिससे क्या हो रहा था कि ब्रेड का दाम क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, ठीक है। जिससे क्रोधित लोग और महिलाएं दुकानों में प्रदर्शन कर रही थी, भीड़ लगा रही थी ब्रेड के लिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो राजा था लुईस 16वां वो लोगों को ऑर्डर दिया, अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि वो कहाँ जाए, पेरिस के शहर में जाए, ठीक है। तो जब ये ऑर्डर दिया तो इस दौरान क्या हल्ला उड़ गया, र्यूमर उड़ गया कि आर्मी को ऑर्डर दिया गया है ओपन फायर का, मतलब लोगों को गोली मारने का, ठीक है। तो जब ये बातें लोगों तक पहुंची तो लोग एक जगह इकट्ठा हुए और इन्होंने डिसाइड किया वो पीपुल्स मिलिटिया का फॉर्म करेंगे, यानी पीपुल्स मिलिटिया मतलब लोगों का सेना, ठीक है। और इन्होंने एक साथ मिलकर बहुत सारे सरकारी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया, वहां पर हमला किया हथियारों की खोज के लिए। इस दौरान बेस्टाइल के पास भी ये पहुंचे, जो कि एक फोर्ट्रेस प्रिजन था, जेल था, ठीक है। इस जेल से सभी लोग घृणा करते थे
क्योंकि ये उस समय के राजा की शक्ति को प्रदर्शित करता था। जो प्रोटेस्टेंट थे वो सभी लोग बस्टाइल के किले में घुस गए, इसलिए हथियार की खोज के लिए। तो जो बस्टाइल किले का कमांडर था वो मारा गया, और यहाँ जो जेलर जो प्रिजनर थे उनको आंदोलनकारियों ने मुक्त कर दिया, ठीक है। और इस किले को बुरी तरह से इन्होंने डिमोलिश कर दिया गया, ठीक है। तो लुइस 16 को अंततः जो थर्ड स्टेट के लोग जो नेशनल असेंबली का गठन किए थे उसको मानना पड़ा, और उसके प्रिंसिपल को भी मानना पड़ा, उसके सिद्धांत को भी मानना पड़ा। और इस तरह से फ्रांस में एक तरह से मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन का स्थापना हुआ। 4 अगस्त 1789 को असेंबली जो नेशनल असेंबली था उन्होंने फ्यूडल सिस्टम के अधिकारों को सीमित किया, और टैक्स जो लगाया गया था उसको ख़त्म करने का घोषणा कर दिया। इस तरह से आपका बस्टाइल के किले के ध्वस्त होने के बाद फ्रांस में एक तरह से आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का आगमन हुआ। अब हम बात करेंगे कैसे फ्रांस आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, उसके बारे में। हाउ फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसा कि हम बता चुके थे कि टेनिस कोर्ट ओथ में आपका इन लोगों ने किसका गठन किया था, एक मतलब नेशनल असेंबली का गठन कर चुका था थर्ड स्टेट के लोगों ने। तो ये जो नेशनल असेंबली था इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग 1791 ईस्वी में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और इस तरह से जो पावर थे उनको सेपरेट कर दिया गया, और अलग अलग इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसको डिवाइड किया गया। ये इंस्टीट्यूशन कौन कौन थे, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी, है ना। और ये एक तरह से ये इंस्टीट्यूशन फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्की के रूप में एक्सेप्ट कर रहे थे, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है, वो अपना पावर किससे ले रहा था, नेशनल असेंबली से ले रहा था मतलब कानून बनाने के लिए, ठीक है। नेशनल असेंबली का चुनाव किस तरह से होता था, तो इनडायरेक्टली रूप से होता था। इस दौरान कॉन्स्टिट्यूशन में आपका डिक्लेरेशन किया गया राइट ऑफ मैन और सिटीजन का, ठीक है। अब यहाँ पे राइट क्या था मैन का, तो राइट ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, ये सब इस्टेब्लिश किया गया, और नेचुरल इन अलियनेबल राइट लोगों को दिया गया। इस तरह से फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में तब्दील हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पॉलिटिकल सिस्टम भी दिया हुआ कि किस तरह से ये काम करता था, ठीक है। तो ये आपका पॉलिटिकल सिस्टम का वर्किंग से है दिया हुआ, किस तरह से लोग वोट देते थे, किस तरह से इलेक्शन होता था, और किस तरह से नेशनल असेंबली का चुनाव होता था। अब हम बात करेंगे द रीजन ऑफ टेरर, ठीक है। तो देखिए जो 1793 से 94 का जो समय था इसको रीजन ऑफ टेरर का समय माना जाता है, ठीक है। इस दौरान आपका रॉबेस्पियरी जो कि फ्रांस के गवर्नमेंट का हेड था, ठीक है, इसने सेवियर कंट्रोल और पनिशमेंट का थ्योरी अपनाया था, ठीक है, जो कि एक्स नोबेल था, कलर्जी था, ठीक है। इसके अलावा जो इसके पार्टी के भी सदस्य थे उसके मेथड से अगर सहमत नहीं होते थे तो उसको ये क्या करता था, अरेस्ट कर लेता था, जेल में डाल देता था और उसको सज़ा देता था, ठीक है। तो इस दौरान फ्रांस में बहुत सारे नोबेल्स लोगों को, इनोसेंट लोगों को सज़ा दिया गया जो मोनार्की के समर्थन में थे। रॉबेस्पियरी ने एक लॉ इश्यू किया गया, ठीक है, वो मैक्सिमम सेलिंग ऑन प्राइस था, ठीक है, और चर्च को इस दौरान शट डाउन करना पड़ा, ठीक है। और फिर अंततः रॉबेस्पियरी को पकड़ा गया, ठीक है, 1794 को में इसका सप्रेस हुआ, ठीक है। अब आता है डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस। डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस क्या था, तो देखिए 1794 में आपको टेरर का रीजन खत्म हो गया, ठीक है। अब जैकोबिन गवर्नमेंट क्या हुआ, गिर गया, और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फिर से प्रिपेयर किया गया, ठीक है।
और इस तरह से आपका रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का निर्माण हुआ, जिसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बॉडी का निर्माण हुआ, जिसको डायरेक्टरी कहा गया। डायरेक्टरी क्या था? तो एग्जीक्यूटिव बॉडी था जिसमें 5 सदस्य होते थे। डायरेक्टर्स में मुख्यतः आपको होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, उसको पास अधिकार होता था। इसके अलावा तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था, तो वो आपको इसी का फ़ायदा उठाकर आपका मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन का उत्कर्ष हुआ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट है, डिड वोमेन हैव ए रिवोल्यूशन। तो ये पॉइंट हम आपका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपका नोट्स का वीडियो बनाया जा रहा है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी समस्या हो तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।